Hello guys and welcome to my YouTube channel. I am Bharat Patil official and here going to teach you 12th electronics new series. तो आज जो है ना इस लेक्चर में कि मैं न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट थिंग कि पार्ट 1 स्टार्ट करने वाला हूँ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बाइफोकल लैंग्वेज है, और उसके साथ साथ जो मैंने बताया था कि सिलेबस करने में कवर करने में थोड़ा डिले हो गया, पर कोई बात नहीं, अभी डायरेक्ट शुरू करते हैं। उससे पहले जो है मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि पार्ट 1 क्या होता है, पार्ट 1 का स्टडी कैसे कर सकते हैं और पार्ट 1 में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, चैप्टर कितने आते हैं, मैं सब जो है इस चैप्टर में इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए। अभी जो है ना इस पूरे लेक्चर में मैं फर्स्ट जो मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बताऊंगा। उसके बाद हम डायरेक्ट बढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर जो है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि जो कंप्यूटर स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने क्या किया है कि टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि किस टॉपिक के कितने मार्क्स की जो है वेटेज आता है पेपर में। ठीक है, तो पार्ट 1 जो है ना हमारा पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 में जो है जो चैप्टर आते हैं वो है 6 चैप्टर्स। ठीक है, एकदम धीमे से पहले जो है सिलेबस को माइंड में बैठा लो। क्या होता है कि हमेशा की ये तरह स्टूडेंट क्या करते हैं कि पहले तो सिलेबस उनको याद नहीं रहता, उसके बाद वो बोलते कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन आया, वो फिर स्ट्रगल करते। अगर आपको क्वेश्चन जो है हाईली स्पीड के साथ विथ एक्यूरेसी सॉल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो सिलेबस आपके माइंड में जो है एकदम अच्छे से बैठा लो। तो पहले पेपर 1 जो इलेक्ट्रॉनिक्स का है, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसमें जो है टाइटल ऑफ टॉपिक्स, तो जो 6 टॉपिक्स आते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 टॉपिक में फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। इसमें जो भी इलेक्ट्रॉनिक के इंस्ट्रूमेंट्स है वो हम देखने वाले हैं। उसमें हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहाँ यूज़ होता है, किस तरह से उसकी एप्लीकेशन है, किस तरह से उसका कंस्ट्रक्शन है, ये सभी बातें जो है इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद डीसी पावर सप्लाई, ट्रांसड्यूसर्स, ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड स्टडी आईसी। जो है ना, पहले आप क्या करो कि कमेंट बॉक्स में जाके मुझे ये भी बता दो कि हर एक टॉपिक आपको वन शॉट में चाहिए या पूरे कंसेप्ट आपको क्लियर चाहिए। क्योंकि अगर मैंने वन शॉट बनाया तो वन शॉट में क्या होता है कि कुछ कंसेप्ट जो है कम हो जाते हैं और उसके साथ साथ जो वीडियो का लेंथ है वो भी बढ़ जाता है। अगर आप चाहते हो तो वीडियो का लेंथ में शॉर्ट करके इसी चैप्टर के 4 से 5 वीडियो बना दूंगा, या फिर एक ही जो बड़ा वीडियो होता है 1 से 2 घंटे का मैं बड़ा वीडियो बना दूँ, वो आपकी मर्जी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दो। उसके साथ साथ पहला जो चैप्टर है उसके जो मार्क्स इन परसेंटेज है वो 15%। ये मैं सभी परसेंटेज में बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, ये सब मैं परसेंटेज में बात कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का पेपर में 15% का वेटेज होता है। मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी बताने वाला हूँ कि एग्जाम में पेपर कितने मार्क्स का होता है, पेपर 1। ठीक है, पहले परसेंटेज में देख लो। उसके बाद डीसी पावर सप्लाई, ट्रांसड्यूसर, उसी तरह से ये 6 टॉपिक्स है। मतलब कि आपको जो है आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ 6 चैप्टर्स है पार्ट 1 में, तो आपको 6 चैप्टर पढ़ने हैं। तो एक चैप्टर आप 1 से 2 दिन में या फिर 3 दिन, हार्डली 3 दिन में आप परफेक्ट कर जाओगे। 3 दिन मतलब कि पर डे आप 3 आवर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टडी कर रहे हो। उसमें आप क्या करोगे, थ्योरी को लर्न करोगे, उसके साथ सिर्फ उसके सॉल्व एग्जाम्पल देखोगे और उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा अगर आपको चाहिए तो, कि किस तरह से प्रैक्टिस करेंगे आप पेपर के पहले। तो उसके साथ साथ अभी जो है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो एग्जाम की जो है स्कीम क्या होती है, तो हम स्कीम के बारे में बात करेंगे। उसमें जो है पेपर कौन सा, तो पहला आता है पेपर 1। जिस तरह से मैंने पेपर 2 का बताया हुआ है, पहले ही बताया हुआ है, अगर आप चाहते तो वो भी बता दूंगा, पर पेपर 1 है उसमें 50 मार्क्स का जो है पेपर आता है। पेपर 50 मार्क्स का आता है, ड्यूरेशन होती है 3 आवर्स, 3 घंटे आता है। उसमें जो मार्क्स है वो 30, आपको जो है 50 मार्क्स का पेपर मिलता है। उसमें प्रैक्टिकल वाला ये पार्ट है, ये थ्योरी वाला पार्ट है, ये प्रैक्टिकल। अभी ये जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है ये आपको ध्यान में नहीं रखना, और ये वाला 20 वाला मार्क्स क्यों, क्योंकि ये कॉलेज पे डिपेंड करेगा। अगर आपने कॉलेज अच्छे से किया है, कॉलेज के जो सर होते हैं उनके साथ अगर आपका कांटेक्ट अच्छा है, आपने
प्रैक्टिकल किए हुए तो आपको ये मार्क्स मिल जाएंगे। पर अभी इस वीडियो में आपको फोकस करना है ये 50 मार्क्स का, क्योंकि आप थ्योरी को पेपर तो 50 मार्क्स का होगा। तो आप समझ लो कि पेपर पैटर्न में 50 मार्क्स का जो है पेपर आता है, उसमें भी अगर आपको परसेंटेज वाइज देखना है तो ये परसेंटेज के वाइज जो है इसके मार्क्स है, मतलब कि 100% के अकॉर्डिंगली 15, 20, 10, 25, 20 एंड 10 उसको 50 के किया तो आप देख सकते हैं इसके स्टडी ऑफ आईसी से 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, इसमें से 10 मार्क आएगा, इसमें 12.5 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके 5 मार्क, इसके 10 मार्क, इसके इस तरह से। ठीक है, तो ये मार्क्स हो गए। तो आपको पहले क्या करो, अच्छे से ठीक से पहले से आप पेपर 1 की स्टडी कर रहे हो तो उसमें चैप्टर को दिमाग में बैठा लो, उसके बाद ही चैप्टर स्टार्ट कीजिए। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो अभी इसमें हम देखने वाले हैं फर्स्ट टॉपिक। तो फर्स्ट टॉपिक कौन सा है हमारा, तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और उसके साथ साथ अगर आप इंजीनियरिंग करने वाले हो तो इंजीनियरिंग करते समय भी आपको इस चैप्टर का जो है महत्व बहुत ही पल पल समझ में आ जाएगा। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट है इंट्रोडक्शन देखेंगे। अभी क्या करेंगे, हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, एकदम धीमे धीमे जाएंगे और हम एक एक पॉइंट को देखेंगे। अभी हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे, मैं तो लाइन बाय लाइन ही पढ़ाता हूँ, अगर आपको चाहिए तो मैं इसके भी शॉर्ट में बता सकता हूँ, पर जो लाइन बाय लाइन अगर मैं जाऊँगा तो हर एक बच्चे को समझ में आ जाएगा। ओके, अभी इंट्रोडक्शन में दिस चैप्टर एक्सप्लेन्स फ्यू एडवांस। ओके, एक मिनट, मैं थोड़ा पॉइंटर को एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, तो दिस चैप्टर एक्सप्लेन फ्यू एडवांस एंड सोफिस्टिकेटेड लैबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स लाइक CRO, फंक्शन जनरेटर। अभी ये सब आपको इसी चैप्टर में पढ़ना है। फंक्शन जनरेटर, डिजिटल मल्टीमीटर, DMM, डिजिटल मल्टीमीटर का शॉर्ट फॉर्म DMM, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आता है। विद इलस्ट्रेशंस, students are expected to know about digital component like logic gate, counters from paper 2 to understand this instrument। आपको क्या करना है, लॉजिक गेट काउंटर्स को आना चाहिए, तो ये पेपर 2 में हम देखोगे। मैंने पेपर 2 के चैप्टर्स पहले ही पढ़ा चुके हैं, प्लेलिस्ट तैयार है, जाके देख लो, यहाँ पर लॉजिक गेट का चैप्टर भी है। ओके, तो अभी काउंटर्स और ये वाला, तो अभी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल इंस्ट्रूमेंट। जो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है वहाँ पर क्वेश्चंस भी आते हैं, मैं PYQ सीरीज इसकी सेपरेट लूंगा, उसमें आपको दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन आता है पेपर में। ठीक है, तो वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा था। नो इंस्ट्रूमेंट हैज ग्रेटर इम्पैक्ट देन अ CRO। ओके, तो उसके साथ साथ इट इज यूज टू ऑब्जर्व हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशन। क्यों यूज करते हैं, तो हाई स्पीड मतलब कि एकदम तेज गति के साथ इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशन जो है हमको पूरे करने, मतलब कि हमने यहाँ पर बटन फैन का क्लिक किया, वहाँ पर फैन चालू हो गया, यहाँ पर मैंने ट्यूबलाइट का बटन दबा दिया, लगेज जो है ट्यूबलाइट चल गई। तो ये क्या इंस्टेंट एक्शन है ना, जल्दी से हो जाता है। तो ऐसे नहीं तो आज आपने क्या किया, आज ट्यूबलाइट का बटन दबाया और ट्यूबलाइट कल जाके स्टार्ट हो, ये डिले हो गया, ये नहीं चाहिए हमको। हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशन चाहिए to the display, then properly for electronic engineering और टेक्नीशियन टू एनालाइज द सर्किट को एनालाइज करने के लिए आपको ये सब चाहिए। द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ ऑस्किलोस्कोप इज दैट इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। तो क्या है एक्चुअल डेफिनेशन, कि ये जो है एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है। क्या करता है, टू डिस्प्ले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑन द वर्टिकल एक्सिस कंपेयर्ड विद द टाइम ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। मतलब कि मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में देखा जाए तो यहाँ पर टाइम है, वर्टिकल एक्सिस यहाँ पर देख सकते, इट इज इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट टू डिस्प्ले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है विथ कंपेयर टू टाइम, टाइम के अक्रॉस वर्सेस हम जो है इसका ग्राफ देखेंगे। तो इस तरह से CRO इज द फास्ट XY plotter displaying the moving spot over the screen is response to input voltage. Today CRO is used for a number of purposes such as measurement of voltage,
फ्रीक्वेंसी, फेज ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, जो फ्रीक्वेंसी आपको पता है, आपको वोल्टेज भी पता है, आपको फेज अल्टरनेट वोल्टेज, जो भी ग्राफ्स होते हैं फिजिक्स में, जो चैप्टर्स में जो ग्राफ आते हैं साइन कर्व साइन वाले, हालांकि वो एसी नाम का जो चैप्टर होता है आपके फिजिक्स में, उसमें जो है बहुत बार यूज होता है। ओके, तो फ्रंट पैनल, अभी हम उसमें इंट्रोडक्शन तो देख लिया ना, अभी हम क्या करते हैं 1.1 फ्रंट पैनल कंट्रोल्स ऑफ द CRO देखने वाले। तो इट इज इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द इंटायर ऑपरेटिंग फ्रंट पैनल कंट्रोल्स। तो ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड करना। क्या अंडरस्टैंड करना है कि इंटायर ऑपरेटिंग ऑफ फ्रंट पैनल, जो फ्रंट पैनल होता है किसका, जनरल पर्पज ऑफ अ सिग्नल ट्रेस एंड ड्यूअल ट्रेस CRO का। अभी एट दिस स्टेज इट इज नॉट पॉसिबल टू नो अबाउट ईच एंड एवरी कंट्रोल। अभी हर एक चीज का, हर एक कंट्रोल को आपको जानना तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि बहुत फंक्शन होते हैं उसमें, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, तो ये सभी आपको आना चाहिए, ऐसी पॉसिबल तो नहीं है ना। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग मेन कंट्रोल्स इन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटिंग CRO इन योर लैबोरेटरी। तो आपको क्या करना है, कुछ कुछ बातें को समझना है अभी इस लेवल पे। ओके, जब आप इंजीनियरिंग करोगे और जब आप उसमें हायर स्टडी करोगे, तब आपको जो है उसे और भी अच्छे से पढ़ने का मौका मिलेगा। तो उससे पहले आपको कुछ बेसिक बातें इसके बारे में ध्यान में रखनी है। टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर, टीचर का हेल्प कर सकते हैं आप, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, इंस्टा कर सकते हैं। व्हाइल ऑपरेटिंग दिस कंट्रोल्स, जब भी आप इस सारे ऑपरेटिंग कर रहे हो, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, मतलब इसमें करंट है ना, तो आपको ध्यान से करना है, सब चीज़ें आपको आराम आराम से करनी है, सीखनी है, एक एक चीज़ सीखनी है। तो सिंगल बीम सिंगल ट्रेस CRO and dual trace oscilloscope have the following common controls। अभी जो है कॉमन कंट्रोल्स कौन से होते हैं, हर एक सर्किट का, हर एक जो इंस्ट्रूमेंट का कॉमन जो है कंट्रोल्स कौन से होते हैं। तो फर्स्ट कंट्रोल है ऑन एंड ऑफ स्विच, सभी को पता है ऑन एंड ऑफ स्विच सब में कॉमन होता है। हमारे घर में फैन है, उसको भी ऑन ऑफ स्विच है। हमारे घर में फ्रीज है, उसको भी ऑन ऑफ है। हमारे घर में AC है, कूलर है, यानी कि LED है, कोई भी चीज़ हो, जो है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट हो, वो ऑन ऑफ का स्विच होता है। हालांकि हमारे स्मार्टफोन में भी पावर ऑफ पावर ऑन का स्विच होता है। उसी तरह से इट इज अ टॉगल स्विच टू मेक पावर ऑन एंड ऑफ। इट हैज़ एन LED इंडिकेटर। जब भी हमारा फ़ोन चालू होता है हमारी स्क्रीन चल जाती है, ठीक है। जब भी हमारा टीवी चालू होता है नीचे LED इंडिकेटर होता है। जब भी हमारा फ्रिज चालू होता है फ्रिज के अंदर भी LED होता है, ठीक है। तो अभी इंटेंसिटी एंड ब्राइटनेस, ऑपरेट दिस नॉब क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की तरफ। यू विल सी अ स्मूथ चेंज इन ब्राइटनेस ऑफ अ बीम कलर। अगर ये एक इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि बल्ब है, ओके, तो बल्ब में क्या होता है कि बल्ब में इसके इंटेंसिटी को डिफर किया जाता है। मतलब कि हमारे पास एक रिमोट है, आजकल जो है बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आ चुके हैं, कार में भी जो है डिस्प्ले आ चुके हैं, कार में जो है लाइटिंग आ चुकी है, वो एक बटन से जो है चेंज हो जाता है, कलर भी चेंज होता है, उसकी इंटेंसिटी भी चेंज हो। इंटेंसिटी ब्राइटनेस मतलब क्या, हमारे जो फ़ोन में भी एक ब्राइटनेस का ऐसा एक ये होता है, उसको हम क्या करते हैं, इसे खींचते हैं। जब भी हम सनलाइट में जाते हैं तब हम इसे फुल कर देते हैं, जब भी हम अंधेरे में होते हैं हम उसे डिम कर देते हैं, जिससे हमारी आँखों की रोशनी को तकलीफ ना हो। तो इसी तरह से तो internally it changes negative grid of bias of a CRT cathode ray tube to control the flow of electron from cathode to screen। refer figure 1.1 to know about its operation। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतने बात याद में ध्यान में रखनी है कि इंटेंसिटी ब्राइटनेस का भी एक प्रकार का कंट्रोल जो है हमारे पास होता है। क्यों होता है, कीप दिस कंट्रोल मिनिमम और लो पोजीशन टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ फॉस्फरस स्क्रीन व्हाइल यूजिंग अ CRO। जब भी हम इसकी इंटेंसिटी कम करते हैं
जब भी हम इसकी लो पोजीशन को सेट करते हैं, मिनिमम कंट्रोल को यूज़ करते हैं, तो जो है हमारी इंस्ट्रूमेंट की लाइफ जो है बढ़ जाती है। क्योंकि हम अगर हमारे स्मार्टफोन को भी हर बार फुल ब्राइटनेस में चलाए रखे तो उसके भी पिक्सल जो है कई साल बाद जो है डीम हो जाते हैं। उसी तरह से अभी थर्ड पॉइंट है फोकस के बारे में। फोकस मतलब कि द थिकनेस ऑफ फ्लोरोसेंट लाइन और इलेक्ट्रॉन बीम कैन बी एडजस्ट टू अ शार्प लाइन बाय ऑपरेटिंग दिस कंट्रोल। मतलब कि हम पिक्सल को जो है शार्पनेस होती है कि अगर हम देखें तो एक इमेज में जो है ऐसे स्मॉल स्मॉल जो है पिक्सल होते हैं। ओके, इस तरह से पिक्सल होते हैं। ये बहुत ज़्यादा होते, बिलियंस ट्रिलियंस इतने होते। जितने पिक्सल ज़्यादा हो गए और छोटे छोटे हो गए उतनी जो है आपको इमेज जो है बहुत ही क्लियर दिखेगी। और जब जब हम इसे जूम करते तो आपको इस तरह से पिक्सल दिखता है। जितना पिक्सल को आप सेट करोगे, फोकस को एडजस्ट करोगे टू अ शार्प लाइन की तरफ आप इसे एडजस्ट करोगे तो आपको इमेज जो है शार्प दिखेगी, ब्लर नहीं दिखेगी, इस तरह से। तो ये फोकस का यूज होता था इन द बोथ डायरेक्शन, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। इट इज जस्ट लाइक एन ऑप्टिकल लेंस, जो लेंस की तरह होता है। यू विल गेट एन शार्प फोकस बीम एट अ पर्टिकुलर पोजिशन ऑफ दिस कंट्रोल। हम जब बचपन में किया होगा, जो इस तरह से जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, हम नीचे क्या करते हैं, पेपर रखते हैं और पेपर में कुछ भी कचरा हो या कागज हो ऐसे डाल देते हैं। और उसके बाद जो है सूरज की रोशनी को हम क्या करते हैं, सूरज की रोशनी तो ऊपर से ऐसे आएगी, हम क्या करते हैं यहाँ पर इसे फोकस करते और एक ही बीम में डालते हैं। उससे क्या होता है, जो फुल इंटेंसिटी के साथ जो है जो कागज है बर्न हो जाता है। उस तरह से हम यहाँ पर फोकस का इस्तेमाल कर रहे हैं टू गेट अ शार्प ऑब्जेक्ट। ओके, इस तरह से देर इज एन इलेक्ट्रॉनिक लेंस इन द सिस्टम इन CRT कंसिस्ट ऑफ 3 फोकसिंग एनोड्स। इसमें भी 3 जो है फोकसिंग एनोड्स होते हैं। इट कंट्रोल्स पॉजिटिव बायस वोल्टेज सो दैट द फोकस इज एडजस्टेड एग्जैक्टली ऑन द स्क्रीन। रेफर फिगर 1.1। यह फिगर 1.1 यहाँ पर दिखी हुई है। A blurred image is produced when it is not adjusted to a proper position। मतलब क्या होता है कि यहाँ पर 3 आपको एनोड मिलते हैं, आप देख सकते हैं 1 2 3, ठीक है। तो 3 एनोड मिल रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, इस तरह से एक नॉब होता है जिसको हम जैसे फैन में रेगुलेटर होता है ना, फैन अगर आपने फैन को देखा है तो फैन में ऐसे रेगुलेटर होता है 1 2 3 4 5, ये जो है फैन की स्पीड होती है। और हम क्या करते हैं, इस नॉब को घुमाते हैं, घुमाने से क्या होता है कि आपको एक्चुअल स्पीड मिलती है। उसी तरह से यहाँ पर फोकस करने के लिए नॉब होता है। तो आपको नॉब को सिर्फ इस तरह से करना है कि आपको ब्लर्ड इमेज ना दिखे when it is not adjust to a proper position। जब प्रॉपर पोजिशन में एडजस्ट नहीं होगा तब आपको ब्लर्ड इमेज मिलेगी। अगर आपने एग्जैक्टली एडजस्ट किया हुआ है तो आपको एक फोकस वाले शार्प इमेज मिल जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं, इस लाइन को ऑब्जर्व कीजिए। ये लाइन एक ही लाइन है, ये फेंट है। यहाँ पर इसकी थिकनेस थोड़ी बढ़ चुकी है तो ये ब्राइट हो चुकी है। और यहाँ पर 3 मैक्स ब्राइट मतलब कि जो है पूरी जो है मैक्स टाइम ब्राइट हो चुकी है। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं थिक एंड ब्लर। मतलब कि ये जो है लाइन जो है, एक तो ठीक है मतलब कि ज़्यादा है, मतलब कि जितनी चाहिए उससे ज़्यादा है। और ये जो है ब्लर्ड है, उसके साथ ये जो है थिन है बट शार्प है। मतलब कि अगर मैंने यहाँ पर कुछ लेटर लिखे, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर थिकनेस है, मैं आपको इसकी थिकनेस बढ़ा रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं VARA एंड देन D लिख रहा हूँ। तो आपको समझ नहीं आएगा ये क्या लिखा है सर ने। पर जब भी हम इसकी थिकनेस को कम कर देंगे, तो अगर मैंने अभी इसे लिखा तो आप देख सकते हैं मैंने थिकनेस कम करने के बाद जब लिखा तो आपको जो है
हैंडराइटिंग समझ में आ जाए। तो थिकनेस कम करने के बाद क्या होता है, तो शार्पनेस बढ़ जाती है। अभी अगर मैंने इस तरह से लिखा तो आपको समझ में आ गया, क्यों? क्योंकि ये शार्प है, ये जो लाइन शार्प है, ये ब्लर्ड नहीं है। पर ये कैसी थी पहले, ये पहले ब्लर्ड थी, उसके बाद ये शार्प बनी। तो कैसे बनी? ड्यू टू फोकस। आपको क्या करना पड़ेगा? फोकस। तो इस पॉइंट में आपको पहले ध्यान में क्या रखना है, ये थ्योरी को आपको सिर्फ समझना है, और समझने के बाद इसका क्वेश्चन आता है कि विच आर दिस कंट्रोल्स। तो आपको बनाना है ऑन ऑफ कंट्रोल है, इंटेंसिटी ब्राइटनेस वाला है, फोकस वाला है। अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो आप अपने खुद की लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हो, उसके साथ साथ इस फिगर को ड्रॉ कर देना। ठीक है, कुछ फिगर हार्ड नहीं है, एक एक तरफ को जो है नॉब और फोकस एंड इंटेंसिटी डालना, और उसके साथ साथ इस तरह से डायग्राम। अभी वर्टिकल पोजीशन, vertical position it is also marked as a Y pose because it enables the position of electron beam। जो इलेक्ट्रॉन की बीम होती है उसको पोजीशन को वो इनेबल करता है ऑन वाई एक्सिस। दिस कंट्रोल्स हेल्प अस, दिस कंट्रोल, ये जो कंट्रोल है ना, हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है? यू टू शिफ्ट द वेव फॉर्म अप और डाउन। आप देख सकते हैं ये डायग्राम में आपको समझ में आएगा। पार्ट 1 है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कट कैसे सिर्फ थ्योरी वाला पार्ट है, और थ्योरी वाला पार्ट समझने के लिए आपको सारे प्रैक्टिकल करने हैं, जिस तरह से आप समझ लो। अभी वर्टिकल पोजीशन को कैसे डिनोट करेंगे, ये थी हमारी इनिशियल पोजीशन। आपको कंसेप्ट समझ लो, इनिशियल पोजीशन थी। अभी मैं क्या करूँगा, इसी डायग्राम को, मतलब कि इस तरह से डायग्राम थी, एक्स और वाई एक्सिस थे। अभी क्या करूँगा मैं, ये जो मिडल में थी ना, ये मिडल में, इसको सिर्फ अप साइड शिफ्ट करूँगा, तो ये कुछ इस तरह से शिफ्ट हो जाएगी। तो इसे लिखते समय मैं बोलूँगा वाई पोजीशन, और ये वाला एरो अपर है। उसी तरह से नीचे वाला होगा तो नीचे ऐसे शिफ्ट हुई से, तो वाई पोजीशन ये वाला, मतलब कि y के पोजीशन के अलोंग, ये देख सकते हो y के पोजीशन के अलोंग ये शिफ्ट हो गया अपर साइड या फिर लोअर साइड फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। ये क्या थी? इसकी इनिशियल पोजीशन थी। इनिशियल पोजीशन से अप हुई या फिर इनिशियल पोजीशन से डाउन हुई। आप मुझे स्पीड बाद में कमेंट में बता दो कि सर स्पीड बहुत हो रही है, स्पीड कम हो रही है। ओके, आपको समझ में आना चाहिए, वीडियो 2 बने, 3 बने, 4 बने, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसमें इतना ही था। आपको सिर्फ ये क्वेश्चन आए तो एक्सप्लेन में 3 डायग्राम बनाने, कितनी आसान है, सिर्फ एरो अप और एरो डाउन। और ये जो है इनिशियल था, इनिशियल पोजीशन यहाँ थी, फिर ऊपर गई और फिर नीचे गई। अभी हॉरिजॉन्टल पोजीशन सिंपल, बहुत ही सेम टू सेम वही कंसेप्ट है। दिस कंट्रोल इनेबल द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम anywhere on a x-axis as shown in figure. A variable DC voltage to a horizontal deflecting plates can be varied to a position the beam on x-axis। तो अभी देख सकते हैं ये इनिशियल का पोजीशन है, बाकी सब ऐसे भूल जाओ। अभी इसे एक बात को ध्यान में रखो, ये एक ग्राफ है, ठीक है, उसमें ये इनिशियल थी, ये इनिशियल थी, इतनी थी। अभी मैंने क्या किया, तो इस तरह से यहाँ पर y पोजीशन दिए, तो y पोजीशन में क्या करना है, सिर्फ एक बात ध्यान लो कि ये मिडल वाला पॉइंट है, मिडल वाला पॉइंट है, ये ओरिजिन वाला पॉइंट है। ओरिजिन से सिर्फ ये वाली वेव जो है इस तरफ शिफ्ट हो गई, देख सकते हैं। तो इसको हम इस वाले एरो के साथ डिनोट करेंगे। अगर यही वेव अगर इस तरफ शिफ्ट हो गई, नेगेटिव साइड ऑफ, नेगेटिव मतलब कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाए, तो इसे हम इस तरह से डिनोट करेंगे। मतलब कि बहुत ही इजी है। ठीक है, आप समझ सकते हैं ना कि इतना इजी वाला ये जो है पॉइंट है। ये था हॉरिजॉन्टल पोजीशन। उसके बाद है वोल्ट्स एंड डिवीजन, मतलब कि वोल्ट्स एंड डिवीजन देखेंगे। ओके, इट्स सेलेक्ट द वाई स्केल, it select Y scale known as vertical deflection sensitivity, sometimes calibrated as volt per division or division per volt. Just like a graph paper, it exists
द स्केल ऑफ y-axis in order to measure the amplitude और voltage। एक बात ध्यान में रख लो, आपको पता है एम्पलीट्यूड मतलब क्या है? हाईएस्ट पॉसिबल डिस्टेंस। ये जो पिक में है ना, हाईएस्ट कितना जा सकता है, एकदम हाईएस्ट वाला, उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो यहाँ पर इन ऑर्डर टू मेजर द एम्पलीट्यूड और वोल्टेज, एम्पलीट्यूड को मेजर करना हो तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली ग्राफ है इस तरह से, सेम यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान में रखो कि यहाँ पर एम्पलीट्यूड जो है बढ़ रहा है। अब देख सकते हैं यहाँ पर एम्पलीट्यूड एक बॉक्स जितना है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड एक बॉक्स जितना तो है, पर सेकंड बॉक्स जितना भी है, और यहाँ पर 3 बॉक्स जितना है। मतलब कि यहाँ पर सिर्फ एम्पलीट्यूड की वैल्यू जो है बढ़ रही है। एम्पलीट्यूड बढ़ने की वजह से जो ग्राफ है वो ग्राफ की जो अलाइनमेंट है वो चेंज हो रही है, तो यहाँ पर ग्राफ दिखने में अलग अलग दिख रहा है। तो यहाँ पर 3 वोल्टेज था तो 3 वोल्टेज के हाफ हो गया 1.5, फिर और कम हो चुका है। तो इस तरह से ये वैल्यू आपको निकालनी नहीं है, ये आपको वैल्यू दिए जाते हैं और आपको सिर्फ इसको थ्योरी वाला पॉइंट है तो इसकी सिर्फ थ्योरी आपको पूछते हैं। वो भी पहला क्वेश्चन था ना कि कौन से कंट्रोल्स में सिर्फ ये वाला आता है। तो इस तरह से हम ये वाला पॉइंट विद बैंड स्विच टू अट्यूनेट द सिंगल वोल्टेज अप्लाइड टू वी प्लेट्स, वही मतलब कि जो वाई एक्सिस है ना उसके अलग। See the effect to this control for a different position in figure। हम सिर्फ इसका डिफरेंस देख रहे हैं, आपको सिर्फ ये थ्योरी वाला पॉइंट है ना, सिर्फ थ्योरी वाला पॉइंट सिर्फ दिमाग में ऐसे डाल दो कि हाँ ये था इस तरह से है, बस। आपको ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पर डेरिवेशन निकालना है, आपको इसमें डिटेल में जाना है। अगर आपको इसके एमसीक्यू आएगा तो एमसीक्यू नहीं आएगा यहाँ पर इसमें क्वेश्चन में एमसीक्यू नहीं पूछते। ये क्वेश्चन ही पहला क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ कंट्रोल पूछेंगे, तो इसके अकॉर्डिंगली मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मोस्टली 1 डिवीजन बिलोंग्स टू 1 सेंटीमीटर एंड इट्स डिवाइड इनटू 5 स्मॉल डिवीजन्स। ठीक है, ये सिर्फ डिवाइड कर रहे हैं। ये जो ऊपर वाले बॉक्सेस है ना, ये छोटे छोटे बॉक्सेस है, ये ग्राफ पेपर में आपको दिख जाते हैं। तो ये वाले, तो इसके अलावा कि 1 डिवीजन बिलोंग्स टू 1 सेंटीमीटर, एक डिवीजन मतलब कि 1 सेंटीमीटर का है। इट इज डिवाइडेड इनटू 5 स्मॉल डिवीजन, तो इसको 5 स्मॉल डिवीजन में हम काट रहे हैं। तो क्या होगा, एक बॉक्स है जो 1 सेंटीमीटर का है, इसको हम 5 में पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, हर एक पार्ट कितना होगा, तो 2 mm का होगा। इस तरह से 5 स्मॉल डिवीजन में किया है। तो द वोल्टेज सेंसिटिविटी इज कैलिब्रेटेड इन टर्म्स ऑफ बिग डिविजन्स। जो भी वोल्टेज की सेंसिटिविटी होता है ना, हम बोलते हैं कि ये बहुत सेंसिटिव है, मतलब कि सेंसिटिव स्किन होती है, सेंसिटिव जो मतलब कि बहुत ही हम कुछ ऐसे धक्का भी दे एकदम धीमे से तो भी वो सेंस हो जाते हैं, उसको सेंसिटिविटी बोलते हैं। मतलब कि जो भी चीज़ है, अगर हम देखें तो फेदर्स होता है। ठीक है, फेदर्स आर वेरी सेंसिटिव। का क्यों होते हैं फेदर्स वेरी सेंसिटिव, क्योंकि हवा का एकदम छोटा भी झोंका आए तो फेदर जो है उड़ जाते हैं, क्योंकि दे आर वेरी हाईली सेंसिटिव टू द वेव्स ऑफ एयर। ओके, इस तरह से दिस कंट्रोल इज एक्सप्लेन द टॉपिक वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम, रेफर वर्टिकल एम्पलीफायर एंड एट्यूनेटर सर्किट। हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर डिवीजन, टाइम एंड टाइम डिवीजन। तो यहाँ पर क्या है, सेम अब देख सकते हैं यहाँ पर ग्राफ्स दिए हुए। फर्स्ट थिंग क्या करना है, ग्राफ्स निकालने, ग्राफ और उसके डिवीजन। यहाँ पर टाइम रिक्वायर्ड टू मूव द इलेक्ट्रॉन बीम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट तक। यहाँ पर ये लेफ्ट है, यहाँ पर ये राइट है, तो लेफ्ट से और राइट तक जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑन द स्क्रीन एडजस्टेड बाय सेलेक्टर स्विच लाइक वोल्टेज पर डिवीजन कंट्रोल। It decide the scale on x-axis known as time base. It is calibrated in the terms of second per division. इसके सेकंड को मिली सेकंड भी कर सकते हैं यानी म्यू सेकंड भी कर सकते हैं। The scale provides x-axis scale while measuring the period of input signal ultimately in order to measure frequency of input signal। ये जो ऑर्डर है ना, ये जो मेजर कर रहा है ना, वो फ्रीक्वेंसी को मेजर कर रहा है। किसकी फ्रीक्वेंसी को,
इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को। तो आपको यही बात ध्यान में रखनी। ये जो पीरियड है इसमें क्या होता है कि अल्टीमेटली ये सिर्फ एक ऑर्डर, मतलब कि 10 का पावर कितने ऑर्डर में है उस तरह से ऑर्डर टू मेजर, क्या मेजर करना है, फ्रीक्वेंसी किसकी, तो इनपुट सिग्नल की, मतलब कि इट इज़ यूज टू मेजर द इनपुट फ्रीक्वेंसी, इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी। इट चेंजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सॉटूथ और इंटरनल टाइम बेस्ड सिग्नल। ये जो ग्राफ वाले, ये एक ग्राफ वाला टाइम एंड डिवीजन, ये एक ग्राफ वाला वोल्टेज एंड डिवीजन। ये डिवीजन में मतलब क्या होता है, ये ग्राफ और ग्राफ में होने वाले ये छोटे छोटे बॉक्सेस उसके डिवीजन के अक्रॉस ही वर्क करता है। तो ये आपको सिर्फ ध्यान में रखो, या फिर आप इसका जो है सिर्फ पॉइंट का नेम डाल के भी कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही रेयर होता है, आते तो नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया। ट्रिगर लेवल मतलब कि दिस कंट्रोल, ये कंट्रोल है। फर्स्ट थिंग क्या है, हम सब कंट्रोल देख रहे हैं, ये है ट्रिगर लेवल। दिस इज अ कंट्रोल इज यूज टू गेट अ स्टेबल सिग्नल वेव फॉर्म। मतलब कि आपको जो सिग्नल है, जो सिग्नल आ रहा है, उसकी जो वेव है वो स्टेबल चाहिए। मतलब कि स्टेबल मतलब क्या होती है, एकदम ऐसे स्टेबल है, कुछ भी हो जाए वो हिलता नहीं डुलता नहीं, कुछ नहीं होता। ऑन द स्क्रीन, जो स्क्रीन में स्टेबल है, हमारा जो टीवी होता है, टीवी की जो स्क्रीन होता है, यहाँ पर टीवी के स्क्रीन में अगर कोई ऑब्जेक्ट अब हम देख रहे हैं, ठीक है, हम कौन सा भी सीरियल देख रहे हैं, तो सीरियल में जो इमेज जो है स्टेबल है ना, अगर वो ऐसे हिलती हुई दिखी तो हम क्या हो जाएंगे, हमें वो अगर वेव ऐसे होती रहे तो क्या हो जाएगा, ये ऐसी इमेज ऐसे ब्लर दिखेगी और आपको इमेज ही नहीं दिख पाएंगे। तो ये जो वेव्स है स्टेबल होते हैं। इट हैज अ टू पोजिशन, ऑटो एंड मैनुअल। When the CRO is not triggered properly, it shows number of wavefronts on running waveforms on the screen because electron beam is not tracing the same waveform path at each टाइम बेस। कभी कभार क्या होता है कि जो पुराने टाइप के जो CRT मॉनिटर होते हैं ना, CRT टीवी, उसमें ऐसे वो ऐसे छोटे छोटे ब्लैक एंड वाइट के शेड्स आते थे, मतलब कि बहुत ही छोटे जब भी सिग्नल नहीं आता था तो वो क्या था, क्योंकि फोकस नहीं कर पाए और उसके साथ साथ जो है ट्रिगर लेवल बैलेंस नहीं थी, उसके वजह से क्या होता है कि इस तरह से डॉटेड ब्लैक एंड वाइट जो है पिक्चर्स फॉर्म हो जाते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उनकी सेम वेव को रन नहीं कर रहा है, सेम वेव के पीछे वो नहीं जा रहा है, उसके वजह से दिस इज कॉल्ड अनट्रिगर्ड वेव फॉर्म। उसको क्या बोलते हैं, तो अनट्रिगर्ड वेव फॉर्म बोलते हैं। When this control is operated to a position where it produces a single and stable waveform, it is said that the CRO is triggered properly। तो हमको क्या करना है, CRO को प्रॉपरली ट्रिगर करना है। तो ये ट्रिगर कहाँ करना है, वो तो एप्लीकेशन वाला पार्ट है, वो तो आप इंजीनियरिंग में देखोगे। अभी आपको ये देखना है कि ये ट्रिगर क्या होता है। तो ट्रिगर क्या होता है, ट्रिगर बेसिकली इस तरह की प्रॉपर्टी, इस तरह का कंट्रोल है जिसमें हम इमेज को एकदम एक्चुअल इमेज को हम फॉर्म करते हैं, जिससे हमें एक क्लियर शार्प और एक्चुअल इमेज को हम देख सकते, फिगर को हम देख सके, फिगर तो हम अंडरस्टैंड कर सकते टू बाय यूजिंग दिस कंट्रोल एंड दिस इज इट्स यूज। तो यूजिंग नॉब तो होगा, ये हर जगह पर जो है नॉब होता है, इस नॉब को आप क्लॉकवाइज एंड एंटी को क्लॉकवाइज घुमाने से जो है ट्रिगर डिस्प्ले दिखता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये है ट्रिगर डिस्प्ले और ये है अनट्रिगर मतलब कि आप देख सकते हैं कि कितने वेव्स है ना, ये सिर्फ वेव आ रहे हैं, एक भी वेव जो है ठीक तरह से नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक ही वेव है और हम इसे ध्यान से देख सकते हैं कि हाँ ये वेव है और बहुत ही अच्छे से ट्रिगर्ड हुई है। तो इस तरह से these are the main controls which is oftenly required to operate CRO for the different useful application. There are some other controls which are used in special applications such as HOR, input, stab, EXT, sync, AC, DC, GND and etc. ये जो है ना, ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके तो ड्यूअल फेस ऑसिलोस्कोप ये ध्यान में रखो। तो ड्यूअल ट्रेस ऑसिलोस्कोप, क्योंकि हम बाद में भी ऑसिलोस्कोप को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ड्यूअल ट्रेस ऑसिलोस्कोप है द 2Y input facility. It has a two set of vertical front panel control known as a channel -1 CH1
एंड चैनल 2 इज CH2। मतलब कि इसको दो चैनल होते हैं, जो ऑसिलोस्कोप होता है ना उसको एक चैनल और दो चैनल्स होते हैं। बट इट यूज एज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन बीम एंड कॉमन टाइम बेस। इसमें जो कॉमन टाइम बेस होता है और वो सिंगल इलेक्ट्रॉन बीम देता है। मतलब कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन की जो बीम होती है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन बीम, मतलब कि एक ही होती है। ओके, इस तरह से। एंड शोन सेपरेट attenuator the separate vertical position control both the input signal। जो भी इनपुट आ रहा है वो बोथ इनपुट को आर अप्लाई टू कॉमन वर्टिकल एम्पलीफायर। एक तो उसको कॉमन वर्टिकल एम्पलीफायर से कनेक्ट होता है, अल्टरनेटिवली बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक स्विच। तो इनके बीच भी एक जो है स्विच, इलेक्ट्रॉनिक स्विच को अटैच कर, अभी इसको पास करना है, अभी इसको नहीं पास करना है, तो इलेक्ट्रॉनिक स्विच वहाँ पर होता है। फिजिकली द स्विच इज ऑपरेटेड। जो स्विच होता है वो फिजिकली मतलब क्या होता है, हम खुद एक आदमी वहाँ पर बैठा हुआ होता है, वो फिजिकली उसको स्विच को ऑपरेट करता है एट a faster rate so that both the inputs CH1 and CH2 are connected and displayed simultaneously. It is known as a single beam dual trace CRO। तो इसी को जो है सिंगल बीम ड्यूअल ट्रेस CRO बोलते हैं। तो यही था उसके पीछे वाला। अब देख सकते हैं ये जो ऊपर की डायग्राम है ना वही नीचे उसी तरह से बनाई हुई है। यहाँ पर इनपुट CH1, यहाँ पर इनपुट, यहाँ पर देख सकते हैं ये वर्टिकल एम्पलीफायर यहाँ पर कनेक्टेड है और यहाँ पर जो है आपको इनपुट मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। इट डिस्प्लेस टू सेपरेट वेव फॉर्म्स। द मेन एडवांटेज ऑफ ड्यूअल ट्रेस ऑसिलोस्कोप इज टू ऑब्जर्व टू सिग्नल्स साइमल्टेनियसली। मतलब कि इसमें जो है ना दो सिग्नल को हम साइमल्टेनियसली देख सकते हैं, लाइक इनपुट एंड आउटपुट रेक्टिफायर। हम रेक्टिफायर देखने वाले हैं बहुत डिटेल में। रेक्टिफायर की इमेज है, रेक्टिफायर के डायग्राम है। अगर आप चाहे तो एक सॉफ्टवेयर भी आता है इलेक्ट्रिकल के लिए कि जो सॉफ्टवेयर में हम एक्चुअली रेक्टिफायर बना सकते हैं, ये भी सर्किट हम बना सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं एक वीडियो उसमें बना दूंगा कि आपको यूज़ भी समझ में आ जाएगी। हाँ सर हमने ये पढ़ तो लिया, अभी इसका यूज़ कहाँ पर है। तो यहाँ पर यूज़ के लिए एक सॉफ्टवेयर आता है, दो सॉफ्टवेयर आते हैं, बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर। आप बोले तो मैं आपको बता दूंगा। ओके, उसी तरह से इनपुट आउटपुट एंड एम्पलीफायर। एक मल्टी सिम नाम का भी एक सॉफ्टवेयर होता है ना, एक प्रोटेस नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है। ये दो सॉफ्टवेयर है, बहुत फेमस है और यूज करते हैं। अभी हम देखेंगे 1.2 ब्लॉक डायग्राम ऑफ CRO। CRO का क्या करना है, हम ब्लॉक डायग्राम देखेंगे कि ब्लॉक डायग्राम है, डायग्राम में वो कैसा दिखता है। तो नाउ डेज अ नंबर ऑफ ऑसिलोस्कोप, इन कुछ दिनों में नंबर ऑफ ऑसिलोस्कोप्स आर अवेलेबल इन द मार्केट में बहुत सारे ऑसिलोस्कोप्स अवेलेबल है। दे कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू इट्स बैंडविड्थ ऑफ वर्टिकल एम्पलीफायर इन 10 MHz, 15 एंड 100। मतलब कि बहुत सारे हैं, 100 तक है बहुत सारे, जैसे कि 10 MHz, 15 MHz एंड 100। ओके, तो ऑसिलोस्कोप से ये जो है बैंड विथ है। तो आपको पूछ सकते हैं कि मैं मार्केट में कितने बैंड विथ अवेलेबल है, ऐसा क्वेश्चन आता नहीं, पर बैंड विथ पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, बैंड विथ पे कोई सा क्वेश्चन आएगा वो तो एग्जामिनर डिपेंड करेगा। ओके, पर बैंड विथ में क्वेश्चन आता है। एन ऑसिलोस्कोप कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग इसेंशियल constituents। फिगर 1.8 शो द ब्लॉक डायग्राम ऑफ CRO। इट कंसिस्ट ऑफ, पहले तो मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं ये है ब्लॉक डायग्राम ऑफ CRO। अभी आप डर जाओगे, सर क्या डायग्राम है, कितनी बड़ी डायग्राम है, क्या क्या है इसमें। कुछ टेंशन नहीं लेना है, आपको सिंपली आपको इसके कंपोनेंट को ध्यान में रखना है। और ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम जो है एग्जाम में पूछी जाती है। यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम। ओके, ये थोड़ा हार्श है कि सर सच में ये डायग्राम आती है क्या, तो आती है। मैं आपको इसकी PYQ दिखा दूंगा कि PYQ में हाँ भाई ये डायग्राम पूछी गई और इसके डायग्राम के बेसिस पे ही आपको जो है थ्योरी भी लिखनी पड़ी। ओके, तो आपको ये डायग्राम भी समझ लेनी है, तो मैं समझा भी दूंगा और आपको ये ड्रॉ भी करनी है। तो जब PYQ सॉल्व करेंगे हम, तो PYQ में मैं आपको बता दूंगी कि शॉर्टकट भी क्या होता है इस डायग्राम को याद रखने के लिए। तो इसमें एक कंपोनेंट होता है डिस्प्ले डिवाइस CRT। ओके, CRT का डिस्प्ले डिवाइस। सेकंड वर्टिकल रिफ्लेक्शन सिस्टम, उसमें इनपुट एक्चुएटर, वर्टिकल एम्पलीफायर, डिले लाइन सर्किट। ओके,
तो डिले लाइन सर्किट को अगर आपको ध्यान में रखना है तो टाइम डिले, वो भी बहुत सारे कंसेप्ट है, वो मैंने वीडियो में बना चुके हैं, पार्ट 2 में है। मैंने पार्ट 2 पहले ही बना दिया और पार्ट 1 अभी बना रहा हूँ। उसका भी रीजन है क्यों। पार्ट 2 का ऐसा है कि पार्ट 2 के लिए आपको ज़्यादा बेस की ज़रूरत नहीं लगती। आपको वो पार्ट 2 मैंने शुरू से किया था नंबर सिस्टम के साथ साथ, तो नंबर सिस्टम के साथ साथ पढ़ा लिया, तो उसके वजह से क्या हुआ कि आपको पूरा बेस समझ में आ गया। और अभी जो पार्ट 1 सिखाऊंगा ना, आपको ऐसे चुटकियों में समझ में आ जाएगा। ओके, ज़्यादा कुछ यहाँ पर आपको अड़चन जो है नहीं आएगी, तकलीफ नहीं होगी अगर आपने पार्ट 2 के चैप्टर्स किए हैं तो। ओके, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टम में टाइम बेस और स्वीप जनरेटर, ट्रिगर और सिंक्रोनाइजेशन सर्किट, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, ये क्या है, सिर्फ आपको इसकी पॉइंट है यहाँ पर देख, यहाँ पर यूज किए ना, गेट एम्पलीफायर, ब्लैंकिंग सर्किट एंड पावर सप्लाई, ये जो है सीआरओ के लिए कंस्टिट्यूएंट है, किसके, ब्लॉक डायग्राम के लिए। तो अभी हम इसकी ब्लॉक डायग्राम को देखेंगे कि किस तरह से इसकी ब्लॉक डायग्राम है। तो अभी जो है एकदम धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा समझ लो, ठीक है। आप ऐसे ये मत कीजिए कि सर बहुत बड़ा है, कहाँ करो, कैसे करो, क्यों करो, सच में इम्पोर्टेंट है क्या। तो आपको धीमे धीमे याद रखना है कि यहाँ पर देख सकते प्रोब, अर्थिंग, ये क्या है। अभी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखो, ये अर्थिंग है, आपको पता होना चाहिए, ये अर्थिंग है, ये डिले लाइन का सर्किट है, ये वर्टिकल एम्पलीफायर का सर्किट है, ये इनपुट एट्यूनेटर का सर्किट है, यहाँ पर ट्रिगर जो हमने पढ़ा था, ट्रिगर और सिंक्रोनाइजेशन का है, यहाँ पर टाइम बेस का जनरेटर है, वो यहाँ से यहाँ कनेक्टेड है। धीमे धीमे देखो सिफा, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर है, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, वर्टिकल एम्पलीफायर हमने देखा है, जो वेव्स थी ना वो वाला। यहाँ पर ये जो मिडल का जो पार्ट है ना, ये मिडल वाला पार्ट, ये है एक्चुअल सीआरओ, जो एक्चुअल सीआरटी है, जो एक्चुअल में होता है वो ये मिडल वाला पार्ट है। और ये जो सब कुछ है ना, ये सब कुछ उसके सर्किट बोर्ड से वो यहाँ पर प्रेजेंट है, इस वाले ब्लॉक पे। मतलब कि मैं एक सीधे भाषा में बताऊँ तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है, मैं यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये मेन पार्ट जो इसका, यहाँ पर सब सर्किट जो है प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर जो है इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। यहाँ पर ये वाली पार्ट में इमेज फॉर्म होती है इस पोर्शन पे। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये एक एक्सिस है और ये एक एक्सिस, इन एक्सिस के बीच में जो है वेव्स, यहाँ पर देख सकते हैं ये वेव्स फॉर्म हो गई। और हमने पहले ही देखा था, हम वेव्स को क्या किए, वेव्स को ऊपर किए, वेव को नीचे किए, वेव को राइट साइड, वेव को लेफ्ट साइड, ऐसे किए। तो उससे क्या होता है, इमेज को फॉर्म होते, इमेज शार्प बनती, इमेज फोकस में रहती, इमेज ब्लर नहीं होती। तो ये सब कब होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गन है, आप देख सकते हैं, ये जो है ये इलेक्ट्रॉन गन है, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन ऐसे इमिट होते हैं। हम देखेंगे अभी और इसे डिटेल में देखेंगे, इसको जूम कर करके देखेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है जाते हैं, और ये जो वाई है, यक्स है, यक्स है, वाई है, ये सभी ये वाले सर्किट्स है, ये वाले सर्किट है। ओके, ये वाले इसके सर्किट है। आपको क्या करना है, पहले तो ये मिडल वाली फिगर बनानी है, मिडल वाली जो फिगर है ना, ये वाले, ये मिडल वाली फिगर बनानी, उसके साथ मिडल वाली फिगर बनाने के बाद यहाँ पर ऐसे बॉक्स लगाने, ये वाला वाई बॉक्स, ये वाला यक्स बॉक्स, ये वाला यक्स, यहाँ पर वाई, और उसको सिर्फ एक्सटेंड करना बाहर की तरफ। और यहाँ पर डिले लाइन, वर्टिकल एम्पलीफायर, उसी तरह नीचे जाइए हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, टाइम बेस्ड जनरेटर, और यहाँ पर इनपुट एट्यूनेटर और ट्रिगर और सिंक्रोनाइजेशन। ट्रिगर को आपको पता ही है ना, और सिंक्रोनाइजेशन। तो इस तरह से ये वाली डायग्राम बनती। ओके, अब देखिए ये वाले डायग्राम में जो है यक्स, एक लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं और कहाँ जाते हैं, तो आगे वाले स्क्रीन में जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आते आते यहाँ पर स्ट्राइक करते, यहाँ पर स्ट्राइक करते। ये जो है ये स्क्रीन है,
कौन सी स्क्रीन है, तो हम और भी देखेंगे इसमें, ठीक है। अभी हम नीचे जाते हैं, नीचे जाते जाते थोड़ा थ्योरी पढ़ लेंगे और उसको फिर उसको जो है इमेज को और डिटेल में देखेंगे। अभी कैथोड रे ट्यूब मतलब कि CRT मतलब कैथोड रे ट्यूब। CRT is electronic device that produce a visual representation directly extremely high speed electron। जो इलेक्ट्रॉन है ना बहुत ही स्पीडी होते हैं, बहुत ही हाई स्पीड से ट्रैवल करते हैं। Cathode ray tube produces a sharply focused electron beam which strikes on a fluorescent screen। ठीक है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन मतलब कौन सी, वो आगे वाली थी ना, वो वाली। अभी नीचे डायग्राम देखेंगे, ठीक है। अब डायग्राम देख सकते, वही डायग्राम को जूम किया, ये जो आगे वाला पार्ट था ना ऐसे गोल करके, यहाँ पर जो है ऐसी वेव थी, वही वाला पार्ट है। ओके, ये वही वाला पार्ट है, कुछ इस तरह से। ओके, कुछ इस तरह से वही वाला पार्ट है, यहाँ पर वेव होते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या अंदर, कंट्रोल ग्रिड, कैथोड, ये बेस। अभी तो ये फर्स्ट है, ये जो ऊपर की थ्योरी वाला पार्ट है मैं वही यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि आपको जो है इमेज को अंडरस्टैंड करना, जितने आपको इमेज अंडरस्टैंड हो जाएगी तितना आपको जो है आसानी पड़ेगी कि क्या है, क्यों है, कैसे है। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैथोड लेफ्ट साइड में, यहाँ पर फिलामेंट मतलब कि ये जो इस फिलामेंट से जो है इलेक्ट्रॉन जो है बाहर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इस फिलामेंट से बाहर आते हैं, और ये जो डॉट 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 है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं यहाँ पर ऐसे इन डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से यहाँ पर जाके देख सकते हैं आप कितने फोकस से साथ जा रहे हैं, यहाँ पर स्ट्राइक हो रहे, एक पॉइंट बना रहे हैं। इस पॉइंट को हम पिक्सल बोलते हैं। जो पिक्सल बोलते हैं ना, कितना पिक्सल का फ़ोन है तेरा, तो वो बोलते हैं सब मेरा कैमरा 30 मेगापिक्सल, 40 मेगापिक्सल, ये पिक्सल, वो पिक्सल। तो ये छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं ना, तो ये क्यों फॉर्म होते हैं, इलेक्ट्रॉन जाके इस डिस्प्ले में ऐसे टिक करते हैं मतलब कि स्टैक करते हैं। तो इसी तरह से अंदर की तरफ ये फोकसिंग एनोड है, ये हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स है, ये एक्वाडैग कोटिंग मतलब एक प्रकार की कोटिंग है। क्यों, क्योंकि इस कोटिंग पे इलेक्ट्रॉन जाके ना स्ट्राइक हो, इसके लिए ये कोटिंग दी हुई है। और इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट, ऐसे भी इलेक्ट्रॉन जो है स्ट्रेट ही जाते हैं, तो देख सकते हैं आप इलेक्ट्रॉन ऐसे स्ट्रेट जाता है स्ट्राइक, स्ट्रेट जाता स्ट्राइक, स्ट्रेट जाता स्ट्राइक, ऐसे स्ट्राइक होते 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 पूरी जो है ऐसे 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 इमेज फॉर्म कर देता है। तो इमेज कुछ इस तरह से फॉर्म होते हैं, यहाँ पर एक्स एक्सिस और वहाँ पर वाई एक्सिस, और एक्स और वाई एक्सिस के बीच में ऐसे ग्राफ्स बनते हैं। ग्राफ्स मतलब कि इमेज है, एक्चुअल में ग्राफ ही इमेज होते हैं। ओके, तो इस तरह से जो है टीवी के अंदर, टीवी मतलब कि जो पुराने टीवी थे ना, टीवी मतलब कि CRT मॉनिटर, उसके अंदर जो है इस तरह से ग्राफ बनते हैं। तो ये वाला कंट्रोल ग्रिड इसके अंदर ही होता है, जो क्या करता है, कंट्रोल करता है कितने स्पीड से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कितने स्पीड से नहीं जाएंगे। तो आपको इसकी इमेज इस तरह से, कैथोड है लेफ्ट साइड में, यहाँ पर फिलामेंट है। फिलामेंट क्यों यूज़ किया है, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट जाते हैं तो डॉट 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 से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। और उसी तरह से यहाँ पर वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट, यहाँ पर देख सकते हैं ना, यहाँ पर डिफ्लेक्शन प्लेट है। डिफ्लेक्शन प्लेट क्यों है, अगर डिफ्लेक्शन प्लेट नहीं होंगी तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन एक ही पॉइंट में जाएंगे, पर हमें क्या चाहिए, हमें एक पूरी इमेज चाहिए ना। टीवी के अंदर हमें मॉनिटर के अंदर एक पूरी इमेज चाहिए। अगर मॉनिटर 20 इंच का है, 30 इंच है, 40 इंच है, 43 इंच का टीवी है, उसी तरह से 43 इंच का तो आता भी नहीं CRT मॉनिटर, इतने बड़े बड़े ऐसे आते नहीं यहाँ पर, मतलब कि यूजुअली नहीं बनते वो, ठीक है। छोटे स्मॉल पर्पज़ में ही बनते, 20 इंच से 18 इंच 19 उतने ही बनते। तो यहाँ पर ऐसे जो है डिफ्लेक्ट होता है। डिफ्लेक्ट होने से क्या होता है कि लंबे लम 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 ऐसे दूर दूर जाते हैं, दूर दूर जाने से भी जो है इमेज जो है बड़ी फॉर्म होते हैं। तो इस तरह से जो है CRT का ये कंस्ट्रक्शन था। इसमें सिर्फ हमें ये वाला पार्ट कि फोकस बीम देन पासेस थ्रू डिफ्लेक्शन प्लेट असेंबली which consist of pair of parallel plates. Their y deflection plates are vertical deflection plates and the x deflection plates horizontal deflection plates. In CRO, the signal which is to be displayed it's generally fed to y plates and internal time बेस वोल्टेज टू x। ये सब मैंने अभी ही एक्सप्लेन किया है इस डायग्राम में, इसलिए मैं फिर से वही एक्सप्लेन नहीं करता। ओके,
तो अभी इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम ये पॉइंट तक कवर हो चुके हैं। अभी जो पॉइंट्स रिमेनिंग है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफ्लेक्शन सिस्टम, वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम, ये भी एक पॉइंट है। एंड उसमें ही आप देख सकते हैं इनपुट एनिमेटर, जो आपको पता नहीं था वो भी, वर्टिकल एम्पलीफायर, डिले लाइन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टम क्या होती है वो भी पढ़ेंगे, टाइम बेस्ड जनरेटर क्या होता है वो भी पढ़ेंगे इसके अंदर ही। तो ये सब जो है बाकी है, और ये अगले ही जो है पार्ट में आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, क्योंकि मेरी तबीयत जो है ठीक नहीं थी, कंप्लीट बेड रेस्ट में था, मेरी जो वॉइस नहीं निकल रही थी, अभी भी मेरी वॉइस थोड़ी ज़्यादा ऐसी अच्छी नहीं आ रही, फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, फिर भी कोई बात नहीं। मैं अभी ही फिर से बता देता हूँ स्कीम, जो एग्जामिनेशन से स्कीम है, 50 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 3 आवर्स की ड्यूरेशन होती है, और अब पूरा जो है पार्ट 2, मैंने पार्ट 2 तो कवर किया हुआ है, और पार्ट 2 के कुछ चैप्टर के ना तो कुछ ही पॉइंट मैंने उस वीडियो में डाले हैं। अगर आपको उसके आगे के पॉइंट समझ नहीं आ रहे, मैंने पीडीएफ तो पूरी डाल दी कि आप पीडीएफ में जाके देख सकते हो कि हर एक पॉइंट को, पर मैंने क्या किया कि जो कंसेप्ट आपको समझ में चाहिए, तो अगर एक चैप्टर में 4 पॉइंट आ रहे हैं तो मैं उसमें से 1 2 3 पॉइंट लिया हो, और अगर आपको थर्ड के बाद भी पॉइंट्स मतलब कि फोर्थ पॉइंट चाहिए तो वो मैं बना दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। पर मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि कैसे ही पढ़े जाता है, जो स्टडी कैसे किया जाता है, किस तरह से एक पॉइंट को हम देखते हैं, और किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स में जो इसका वैल्यूएशन आता है, इसके लिए मैंने क्या किया, पहले 2 ही पॉइंट का बनाया। ये भी सिर्फ मैंने 2 ही चैप्टर के लिए, बाकी के पूरे चैप्टर के तो वन शॉट रेडी है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर आपको कुछ अड़चन आती, कोई डिफ़िकल्टी आती है, सर नहीं इसका तो आगे का वही पार्ट पढ़ाओ, ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, ये फिर से पढ़ाओ, तो मैं इसका वीडियो जो है शॉर्ट वीडियो बना के दे दूंगा। पर आपके कमेंट जो है ज़्यादा नहीं आते, इसके वजह से रिपीट नहीं होता। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा है कि मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूँ इसकी वजह से, तो अच्छी बात है। ये भी आपके डाउट्स हो तो टेलीग्राम भी ग्रुप है हमारा, तो आप जाके सर्च कर सकते हैं, ये इसी नाम से जो है टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप जाके फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर ऐड हो जाइए, और वहाँ पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम आ रहा है, एग्ज़ाम आ रही है, कैसे स्टडी करूँ, आपको मेंटरशिप्स क्या, किस तरह की स्टडी करनी है वो चाहिए, तो आप मुझे जो है इंस्टाग्राम में जो है मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की मेरी आईडी भरत पाटिल ऑफिशियल है, तो आप जाके वहाँ पर मुझे मैसेज कीजिए, टैग कीजिए, फॉलो कीजिए, जो भी चाहिए कीजिए, तो वह वहाँ पे मैं मिल जाऊँगा। तो इसी तरह से यही टॉपिक जो है यहाँ पर ख़त्म होता है। तो टॉपिक ख़त्म मतलब कि ये 2-3 पॉइंट तो ख़त्म हो चुके हैं। अभी ही जल्दी ही मैं क्या करूँगा कि इसका सेकंड पार्ट, जल्दी मतलब कि बहुत ही जल्दी ले आऊँगा। ओके, ऐसे टेंशन मत लीजिए स्टूडेंट्स लोग, एंड आपका जो एग्ज़ाम भी आ रहा है तो फोकस कीजिए आपके एग्ज़ाम के ऊपर। और इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस lectures, and thank you for being with us.